गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने फर्स्ट यूज़ ऑफ डायमेंशन एनालिसिस किया था, जिसमें हमने करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल रिलेशन जो है उसको वेरीफाई किया था कि वेदर द गिवन रिलेशन और द गिवन फार्मूला इज करेक्ट और नॉट। आज इसका दूसरा यूज़ हम स्टडी करेंगे। इस सेकंड यूज ऑफ द डायमेंशन एनालिसिस इज दैट वी कैन डिराइव अ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं उनके बीच में हम रिलेशन डिराइव कर सकते हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दीज फिजिकल क्वांटिटीज। तो इसके लिए आपको 2-3 स्टेप करने पड़ते हैं। एक तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कोई एक फिजिकल क्वांटिटी किन किन और दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करेगी। 1 2 3 करके ये आपको पता होना चाहिए। और जब ये तीनों आपको पता हो गया किस किस पे डिपेंड करेगी, फिर उसके बाद क्या करना है। अब अगर एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरी किसी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है तो वो उसके प्रोपोर्शनल होगी। या तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकती है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी हो सकती है। तो फिर उसको हम एक इक्वेशन की शक्ल में लिखेंगे, प्रोपोर्शनलिटी करके लिखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करेंगे तो उसकी जगह इक्वल लगा देंगे, इक्वेशन बन जाएगी। फिर हम क्या करेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को अप्लाई करेंगे उस पर। होमोजेनिटी का प्रिंसिपल ये बात कहता है कि दोनों तरफ डायमेंशन सेम होनी चाहिए। तो सेम होनी चाहिए, तो उसके बाद हमने तो वेरिएबल ली हैं तो इसे कंपेयर कर लेंगे तो हमारे पास इक्वेशन निकल करके आ जाएगी कि किसी जो दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में क्या इक्वेशन है, क्या रिलेशन है, कैसी इक्वेशन वो बनती है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल, जैसे टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल प्रॉब्लम। आपको क्वेश्चन कैसे आप सामने होना चाहिए कि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कोई एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरी किन किन फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड कर रही है। जैसे आपसे मैं बात कर रहा हूं कि टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल प्रॉब्लम, इट डिपेंड्स अपॉन और टाइम पीरियड of a simple pendulum depends upon, ये आपको चाहिए पता, ये आपको पहले पता होना चाहिए, उसके बारे में क्वेश्चन बनेगा। नंबर 1, ये डिपेंड करता है मास ऑफ बार पे, मास ऑफ बार, इसको हम m के साथ लिखेंगे, ठीक है। दूसरा नंबर ये करता है कि जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है उस पर डिपेंड करेगा, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, इसको L के साथ लिखते हैं। एंड नंबर 3 करता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको हम G के साथ लिखते हैं। ये क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, इतना दिया होगा कि टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल प्रॉब्लम डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ बार, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसको पूछा जाएगा डिराइव द रिलेशन बिटवीन द टाइम पीरियड एंड ऑल दीज डायमेंशनली। आज ऐसा पूछ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस डिराइव अ रिलेशन बिटवीन और डिराइव द फार्मूला ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल प्रॉब्लम व्हेन इट डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द मास, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मास ऑफ द बार एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखिए कैसे करते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब चूंकि टाइम पीरियड इन तीनों पे डिपेंड करता है तो हम क्या लिखेंगे कि लेट t इज प्रोपोर्शनल टू, अब किस किस पे, एक तो मास पे, एक उस पे लेंथ पे और एक g पे। अब डिपेंड करता है तो इनकी कोई या कोई पावर्स होगी। लेट m की पावर a है, l की पावर b है और g की पावर c है। a b c क्या है, ये कोई इंटीजर्स हो सकते हैं। वे आर A, B, C are integers। जहां हम ऐसा कर सकते हैं कि they are the dimensionless constants, dimensionless constants हैं ये। अच्छा, जब इसको हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिमूव करेंगे तो t इज इक्वल टू एक कोई इसका कांस्टेंट लगेगा, लेट इट बी स्मॉल k into m raised to power a, l raised to power b और g raised to power c, where k जो है तो k क्या है,
इट्स अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इट्स आल्सो डायमेंशनलेस कांस्टेंट। ये भी डायमेंशनलेस कांस्टेंट है क्योंकि ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। अच्छा जी, अब इसकी हम डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे दोनों तरफ। तो हम क्या लिखेंगे, राइटिंग डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज ऑन बोथ साइड्स। फिजिकल क्वांटिटीज ऑन both sides of equation 1। equation 1 आपकी यही थी, we get। अब देखिए इस t का डायमेंशन फार्मूला बन गया t, इज इक्वल टू, अब k तो डायमेंशन लेस है, इसको नहीं लिखेंगे, m जो मास इसका m, इसकी रेज़ पावर a है, इनटू लेंथ, इसको l के साथ लिखते हैं, इसकी रेज़ पावर b है, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन का क्या होता है जी, lt माइनस 2, इसकी रेज़ पावर c आ गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं r, m, l और t के अगर हम संदर्भ में लिखें तो इसको लिखेंगे m रेज़ पावर 0, l रेज़ पावर 0, t रेज़ पावर 1 इज इक्वल टू, इसमें भी m l t को एक ही साथ इकट्ठा कर लो तो m एक ही है, m रेज़ टू पावर a, और l रेज़ टू पावर, देखो l रेज़ टू पावर b और l रेज़ टू पावर c, तो ये आ गया l रेज़ टू पावर b प्लस c हो जाएगा, और t रेज़ टू पावर और तो कहीं है नहीं, सिर्फ यही है, माइनस 2 इंटू c, माइनस 2c। ये इतनी बात हो गई। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे डायमेंशंस को, बोथ साइड्स, कंपेयरिंग द डायमेंशंस बोथ साइड ऑन द बेसिस ऑफ एंड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल होमोजेनिटी वी गेट। आप देखिए m की रेज़ पावर यहाँ a है तो इधर भी m की रेज़ पावर a ही होगी, तो यहाँ पर m की रेज़ पावर 0 है, इसका मतलब a इज इक्वल टू 0, तो आपके सामने एक तो आ गया कि a इज इक्वल टू 0। फिर l रेज़ पावर क्या है, b प्लस c है, यहाँ l रेज़ पावर 0 है, इसका मतलब b प्लस c इज इक्वल टू 0, b प्लस c इज इक्वल टू 0। फिर इस t की जो रेज़ पावर क्या है, माइनस 2c, यहाँ t की रेज़ पावर 1 है, इसका मतलब माइनस 2c इज इक्वल टू 1, माइनस 2c इज इक्वल टू 1। अब a इज इक्वल टू 0, ये तो सीधा सीधा आपको पता ही है। अब यहां से और यहां से हम c की वैल्यू निकालेंगे। पहले c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस 1/2, इस c की वैल्यू इसमें पुट करो तो b माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0, विच इंप्लाइज b इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगी। ये b की वैल्यू आ गई, ये a की वैल्यू आ गई, ये c की वैल्यू आ गई। a, b और c जो हमारे पास तीनों वैल्यू आ गई है, तो ये तीनों वैल्यूज हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। ये इक्वेशन नंबर 1 जो है ये, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, t विल बी इक्वल टू k इंटू m रेज़ टू पावर a है, a इज इक्वल टू 0। उसके बाद क्या था, l रेज़ टू पावर कितना था, b, और b कितना है 1/2। उसके बाद क्या था, g रेज़ टू पावर क्या था, c, और c कितना आया, माइनस 1/2। बस इसी को थोड़ा ठीक करके लिख दो तो आंसर हो गया जी। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, t इज इक्वल टू k जो m रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, और t और l रेज़ टू पावर 1/2 को हम ऐसे अंडर रूट के बीच में लिख सकते हैं l, और g रेज़ टू पावर माइनस 1/2 है, इसका मतलब ये इसके बटे के नीचे होगा, तो ये आंसर आ गया जी, t इज इक्वल टू k अंडर रूट l बटे g। अगर एक्सपेरिमेंटली अगर हम बात करें तो एक्सपेरिमेंटली जब इसको एक्सपेरिमेंट को किया जाता है तो k की वैल्यू 2 पाई के बराबर आती है, तो t इज इक्वल टू आ गया 2 पाई अंडर रूट l बटा g। अब ये लिखो या ये लिखो, आपकी मर्जी है। तो इस तरीके से अगर आपको सिर्फ ये बात दी गई हो कि एक फिजिकल क्वांटिटी किन किन फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करती है, तो हम उनके बीच का रिलेशन निकाल सकते हैं।
इट वॉज द फर्स्ट एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि अब सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स में एक क्वेश्चन तकरीबन आता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल विच इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ, इट डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी v एंड रेडियस r। इन तीनों के बीच का आप रिलेशन निकाल करके बताइए। अब तो हमने क्या कहा कि सेंट्रीपिटल फोर्स है F है और वो डिपेंड किस पे कर रही है, नंबर वन जो आपका मास ऑफ द पार्टिकल है उस पे डिपेंड कर रही है। नंबर टू हमने कहा वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है कि वो कितनी जो वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। और नंबर थ्री कर रही है वो किस पे, मास, वेलोसिटी एंड रेडियस, जो उसका सर्कुलर पाथ का रेडियस है उस पे डिपेंड करती है। तो आपको इनके बीच का रिलेशन निकाल करके दिखाना है। डिराइव द फार्मूला फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स डायमेंशनली। तो हम क्या करेंगे, अब चूंकि F डिपेंड इन पे कर रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिखेंगे लेट F इज प्रोपोर्शनल टू m रेज़ टू पावर a, b रेज़ टू पावर b और r रेज़ टू पावर c, कि जो जो फिजिकल क्वांटिटी हैं उनकी रेज़ टू पावर एक एक हमने वेरिएबल ले लिया। अबे यार a, b एंड c आर द इंटीजर्स। अब मैं शॉर्ट लिखता हूं थोड़ा, a, b और c इंटीजर्स हैं और ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट्स हैं। तो F इजिकल तो क्या आ जाएगा, इस जो प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम जब रिमूव करेंगे तो इसकी जगह एक लगाएंगे कांस्टेंट m रेज़ टू पावर a, b रेज़ टू पावर b और r रेज़ टू पावर c। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब आप फटाफट करते जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, हम इनके डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे दोनों तरफ के, इधर के भी और इस तरफ के भी। तो आप क्या लिखेंगे, राइटिंग द डायमेंशन फार्मूला, writing the dimensional formula of physical quantities on both sides, on both sides we get अब देखिए इसके जब आप डायमेंशन फार्मूला दोनों तरफ के लिखते हैं तो क्या जवाब आता है, F फोर्स का डायमेंशन फार्मूला इक्वल टू ma, तो ये आ गया m l t माइनस 2। आपको डायमेंशनल फार्मूला बिल्कुल बढ़िया से दिमाग में क्लियर होना चाहिए। काफी सारे एग्जांपल इसलिए करना ताकि अच्छे से दिमाग में आराम से बैठ जाए, आपको ढूंढने की जरूरत ना पड़े हर बार की जो फोर्स का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है। आपके दिमाग में सीधा क्लियर होना चाहिए कि F इक्वल टू ma होता है, m तो मास होता है, तो एक्सेलरेशन जो होता है उसका lt माइनस 2 होता है, एंड दैट्स व्हाई इट्स m lt माइनस 2 इज इक्वल टू, अब के तो डायमेंशन लेस है, ये तो गया। अब ये मास है, मास को हम m के जो m के साथ जो इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो इसकी रेज़ टू पावर क्या है a। उसके बाद वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है जी, lt माइनस 1 इसकी रेज़ टू पावर b। उसके बाद r रेडियस, ये तो लेंथ है तो इसी l की रेज़ टू पावर c। अब इसको m रेज़ टू पावर 1, l रेज़ टू पावर 1, t रेज़ टू पावर माइनस 2 इज इक्वल टू, इसको भी एक साथ इकट्ठा करके लिख लीजिए। ये m रेज़ टू पावर कितना है, एक ही है सिर्फ, जहां पर a आ गया। उसके बाद l रेज़ टू पावर कितना है, l रेज़ टू पावर 1 इधर और इधर 1 है, ये b के साथ हो गया और ये c है इसकी, इसलिए l की रेज़ टू पावर कितनी आ जाएगी, b प्लस c, यहां से b और यहां से c। उसके बाद t की रेज़ टू पावर कितना आएगा, माइनस 1 इंटू b, जाएगा माइनस b। अब क्या करेंगे, अब हम इनकी डायमेंशन जो हैं उनको दोनों तरफ कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग द डायमेंशंस ऑफ m, l एंड t ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन वी गेट। अब देखिए a किसके बराबर आ जाएगा, a इज इक्वल टू 1 आ गया इसके बराबर, ये तो काम सीधा। फिर उसके बाद b प्लस c इज इक्वल टू, ये भी 1 के बराबर आ गया, l की रेज़ टू पावर इधर और l की रेज़ टू पावर इधर एक दूसरे के बराबर हो जाएगी पावर, तो b प्लस c इज इक्वल टू 1। उसके बाद माइनस b इज इक्वल टू माइनस t, माइनस b इज इक्वल टू माइनस 2। इसका मतलब जो b इज इक्वल टू 2 है
a1 आ गया, b2 आ गया, इस b की वैल्यू यहां पुट करो तो जो c किसके बराबर आ जाएगा 2 प्लस c इज इक्वल टू 1, और इसलिए c इज इक्वल टू 1 माइनस 2 और c इज इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा। a b और c तीनों की वैल्यू आपके पास आ गई। आप क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे a b और c की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में, तो f किसके बराबर आ जाएगा, f विल बी इक्वल टू k इनटू m रेज़ टू पावर क्या आ जाएगा a इज इक्वल टू 1। उसके बाद b की रेज़ टू पावर b, और b की रेज़ टू पावर जो हो जाएगी b की रेज़ टू पावर कितनी आ जाएगी, b कितना है हमारे पास 2 है। उसके बाद तीसरा था r की वैल्यू c हमारे पास -1 आ गया, तो इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, f इज इक्वल टू k इनटू mv स्क्वायर, r की रेज़ टू पावर -1 है तो r हम बटे के नीचे लिख सकते हैं। तो ये आ गई जी आपके पास फार्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स which is experienced by a particle or a body which is moving in a circular path of radius r। इसलिए आप बड़े आराम से इस डायमेंशन एनालिसिस को यूज करके कोई भी फार्मूला आप डिराइव कर सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं हम की वेवलेंथ ऑफ द मैटर वेव डिपेंड्स अपॉन, को मैटर वेव जो होती है उसकी वेवलेंथ किस किस पे डिपेंड करती है, वेवलेंथ होती है लैम्डा। अब ये लेंथ है तो इसका मतलब ये लंबाई है, तो वेवलेंथ किस किस पे डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है तीन चीजों पे। एक तो करती है जो प्लैंक्स कांस्टेंट पे, प्लैंक्स कांस्टेंट जिसको हम h के साथ लिखते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर जो डिपेंड करती है मास पे, मास को m के साथ लिखेंगे। उसके बाद तीसरा नंबर जो डिपेंड करती है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पे, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल उसको हम लिख सकते हैं v के साथ। हम क्या करेंगे, इनके ये जो इसका इस फार्मूला जो है इस वेवलेंथ का, इसको डिराइव आपको करना है यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस। तो हम क्या करेंगे, हम स्टार्टिंग में लिखेंगे सीधा लेट लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू h रेज़ टू पावर a, m रेज़ टू पावर b और v रेज़ टू पावर c। यहां से h, m और v को, तो ये लैम्डा इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव किया तो इसकी जगह एक लग जाना है कांस्टेंट, h रेज़ टू पावर a, m रेज़ टू पावर b और v रेज़ टू पावर c। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनके डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे दोनों के। अब जो कि लैम्डा जो है ये तो एक लेंथ है, तो इसी लेंथ को हम कैसे लिखते हैं, डायमेंशनल फार्मूला इसका ऐसे करके लिखेंगे L। इसके बीच में स्टेटमेंट जो मैं नहीं लिख रहा हूं इसलिए कि मेरे वीडियो की लेंथ कम रहे, इसे बोले जा रहा हूं, आप लिख लेना पास करके। इजिकल टू के तो डायमेंशन लेस है, उसके बाद h है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट जब हमने डायमेंशनल कांस्टेंट पढ़े थे तब आपको एग्जांपल दिया था आपको शायद, इसलिए वो आपके दिमाग में, ये आप बिल्कुल दिमाग में क्लियर रखना, दो चार कुछ कांस्टेंट दिमाग में आपके होने चाहिए। ग्रेविटेशन कांस्टेंट हो गया, प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया, वेलोसिटी ऑफ द लाइट हो गया, ये आपके दिमाग में रहने चाहिए। तो जो प्लैंक्स कांस्टेंट होता है इसकी वैल्यू होती है ml रेज़ टू पावर 2 t रेज़ टू पावर -1, ml रेज़ टू पावर 2 और t रेज़ टू पावर -1। इसकी रेज़ टू पावर कितना आ गया a। फिर उसके बाद ये मास है, मास को तो m के साथ लिखेंगे, इसकी रेज़ टू पावर v, और जो वेलोसिटी है उसका आप जानते हो lt-1 होता है, इसकी रेज़ टू पावर आ गया c। फिर इसको एक साथ इकट्ठा करेंगे और उसमें m, l और t तीनों लिखेंगे। m रेज़ टू पावर 0, l रेज़ टू पावर 1 है, t रेज़ टू पावर भी 0 आ जाएगा। तो इज इक्वल टू आप यहां देखिए m रेज़ टू पावर कितना बनता है, m रेज़ टू पावर a और m रेज़ टू पावर b, m रेज़ टू पावर a प्लस b आ गया जी। उसके बाद l रेज़ टू पावर कितना बनता है, l रेज़ टू पावर 2a यहां पर, l रेज़ टू पावर -c, ये आ जाएगा 2a -c। उसके बाद t की रेज़ टू पावर क्या बनेगा, यहां पर -a और यहां पर -c, तो ये आ गया -a -c और यहां ब्रैकेट आ गया बंद।
एल रेज टू पावर 2। हाँ एल के एल देखना, एल यहाँ पर माइनस नहीं है, इसकी रेज पावर 1 था इसलिए ये प्लस रहेगा। चलो जी, आप क्या करेंगे उसके बाद आप करेंगे यू वुड कंपेयर द डायमेंशंस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज ऑन द बोथ साइड। एम एन और टी की जो डायमेंशन है, जो इनकी पावर है, उनको कंपेयर करेंगे। तो एम रेज टू पावर जो है a प्लस बी है, a प्लस बी इज इक्वल टू इधर क्या है 0 के बराबर आ गया। फिर उसके बाद 2a प्लस सी, 2a प्लस सी इज इक्वल टू एल के रेज टू पावर, एल के रेज टू पावर 1 है तो ये 1 के बराबर आ गया। फिर ये टी की वैल्यू ये माइनस ए माइनस सी इज इक्वल टू टी रेज टू पावर 0 आ गया। अब a प्लस बी इज इक्वल टू 0 है तो a इज इक्वल टू माइनस बी आ सकता है। तो अब यहां से नहीं निकलेगा, यहां से निकल जाएगा आसानी से। माइनस है माइनस सी इज इक्वल टू 0, तो यहां से c की वैल्यू कितना हो जाएगी, माइनस ए इज इक्वल टू सी हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा तो c इज इक्वल टू माइनस ए यहां लगाइए तो ये आ जाएगा 2a माइनस ए इज इक्वल टू 1 विच इंप्लाइज a इज इक्वल टू 1। अब a 1 है तो b किसके बराबर हो जाएगा 1 प्लस b इज इक्वल टू 0 विच इंप्लाइज b इज इक्वल टू माइनस 1। ये भी आ गया, ये भी आ गया। अब c इज इक्वल टू माइनस a है तो c इज इक्वल टू माइनस a की रेज पावर 1 है, ये आ गया। अब आपके पास a भी आ गया, b भी आ गया, c भी आ गया। इनकी जो वैल्यू पुट करनी है इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन को हमेशा 1 देना, नाम आपको याद रहेगा, आपको गलती नहीं लग पाएगी। तो लैम्डा किसके बराबर हो जाएगा k इंटू h रेज टू पावर a, h रेज टू पावर a इज इक्वल टू 1। फिर उसके बाद m रेज टू पावर b कितना है माइनस 1। उसके बाद v इसकी वैल्यू कितनी है c आएगा तो ये भी माइनस 1 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जो लैम्डा इज इक्वल टू k इंटू h डिवाइडेड बाय m इंटू v। So my dear students, this is the formula for the wavelength of a particle। तो इस तरीके से हम बड़े आसानी से डायमेंशन एनालिसिस को इस्तेमाल करते हुए कोई भी फिजिकल रिलेशन जो है वो डिराइव कर सकते हैं। अब आपके लिए मैं एक होम असाइनमेंट दे रहा हूं, मैं बोल ही देता हूं। आपको होम असाइनमेंट आपके लिए है, आप क्या निकालेंगे कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ए स्ट्रिंग डिपेंड्स अपॉन, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन जिसको म्यू के साथ लिखते हैं, ये 3 चीजों पे डिपेंड करती है। मैं तीनों आपके लिए बोल रहा हूं, ये आपने निकालना है, इसका रिलेशन निकालना है। अगर आपसे निकल जाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं निकाल दूंगा। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ए स्ट्रिंग डिपेंड्स अपॉन, नंबर 1 ये डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, नंबर 2 टेंशन पे डिपेंड करता है जो कि टेंशन एक जो फोर्स ही है, और नंबर 3 मास पर यूनिट लेंथ। ए करता है ये मास, यहाँ मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। इसका ध्यान रखना, यहां मास मत लेना, मास पर यूनिट लेंथ भी है तो ये m डिवाइडेड बाय l आएगा, इसमें हिंट दे देता हूं आपके। तो उसके बाद ये था लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को आप l के साथ लिख सकते हैं। तो यहाँ टेंशन पे डिपेंड करता है, टेंशन को आप चूंकि ये फोर्स ही है इसलिए फोर्स ही लिख देता हूं, और मास पर यूनिट लेंथ आ गया जो m डिवाइडेड बाय l। एंड यू हैव टू डिराइव द फार्मूला फॉर फाइंडिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशंस। आप निकालिए, अगर आपसे निकल गया अच्छी बात है, नहीं निकला गया तो हम निकालेंगे। और ये आपको तरीका आ जाए निकालने के लिए तो अच्छी बात है, लेकिन इवन देन इफ यू आर हैविंग एनी कंफ्यूजन feel free to write it in the comment box and I will try my best to explain all that again and again, आपको जितने समझ नहीं आ सकता है। Stay home, stay safe and have a very wonderful day. Thanks.